नमस्कार दोस्तों। तो देखिए बच्चों, हमने कुछ क्वेश्चन कराए थे क्लास के अंदर। ठीक है, उसके बारे में हमने डिस्कशन भी हमने बताया था कि भाई किस किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और असल में क्या होता है, क्वेश्चन होता है एक, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन छुपी हुई होती है। तो उसी को देखते हुए ये मैं टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। इसके अंदर कम से कम मेरा लक्ष्य ये है कि कम से कम 2,500 से 3,000 क्वेश्चन कराऊँ मैं इन्वायरमेंट के। और एक क्वेश्चन के जो जो डायमेंशन हैं, जो जो उसमें बातें हैं, उन सब के बारे में बताना। ठीक है, जहां तक पॉसिबल हो। तो इसके अंदर जैसे कि पहला क्वेश्चन मैं स्टार्ट कर रहा हूं। इस चैप्टर का नाम है ऊर्जा के स्रोत। यहां से कहां कहां से क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। देखिए, जैसे कि ये क्वेश्चन है, ध्यान रखना, थोड़ा सा हिंदी में टाइपिंग में गलती हो जाती है, उसको मैनेज करना। जैसे कि पहला क्वेश्चन ये है, किस प्रक्रिया के द्वारा तेल से उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। देखो बच्चों, ऐसा होता है जब तेल शुरू में निकलता है, जमीन के नीचे से निकलता है समुद्र में, तो उसके अंदर बहुत सारे पदार्थ होते हैं उसके अंदर। उन पदार्थों को निकालकर जो है हम रिफाइनरी लाते हैं, और रिफाइनरी में उसको गर्म किया जाता है अलग अलग टेम्परेचर पर। अलग अलग टेम्परेचर को बोलते हैं प्रवाही, यानी कि इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल, यानी कि अलग अलग टेम्परेचर पर। तो जब अलग अलग टेम्परेचर पर उस जो कीचड़ जो होती है इसको गर्म किया जाता है, तो सबसे पहले पेट्रोल निकलता है, फिर डीजल निकलता है, फिर उसके बाद उसमें ग्रीस निकलती है, फिर उसके बाद मोबिल निकलता है, फिर मोम निकलता है। यानी कि जो पेट्रोलियम सब्सटेंस होता है, पेट्रोलियम पदार्थ होता है समुद्र के नीचे, जो कीचड़ जो बोलते हैं, उसको उस कीचड़ को बाहर निकालकर जब हम रिफाइनरी लाते हैं, जैसे कि मथुरा में है रिफाइनरी, तो उसको जब गर्म किया जाता है तो अलग अलग टेम्परेचर पर तेल के अलग अलग उत्पाद प्राप्त होते हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि अब कई बार एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा कि जैसे कि डीजल है, पेट्रोल है ना, ग्रीस है, जितने भी लुब्रिकेंट हैं, ये सब पेट्रोल की कीचड़ से ही, उस पेट्रोलियम कीचड़ से ही ये सब बनते हैं। तो उस अलग अलग टेम्परेचर पर गर्म करने को हम क्या बोलते हैं, प्रभाजी बोलते हैं। आसवन का मतलब यह है किसी चीज को गर्म करना, गर्म करके उसको भाप में बदलना, भाप भाप बदलकर उसी चीज को ठंडी करके उस लिक्विड में प्राप्त कर लेना, तो उसे बोलते हैं प्रभाजी आसवन। तो तेल से, यानी कि तेल जो होता है या डीजल जो होता है, पेट्रोलियम जितने भी पदार्थ होते हैं, जितने पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं, उनको जो अलग किया जाता है वो अलग अलग टेम्परेचर पर, यानी कि फ्रैक्शनल पर, यानी कि प्रभाजी आसवन पर उसको अलग किया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा आपका क्या, प्रभाजी आसवन। आराम से समझना इसको, ठीक है। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना, समझना इसको। और भी ऐसे क्वेश्चन बनेंगे आगे चल के। अब अगला क्वेश्चन जो है, द्रवित पेट्रोलियम गैस का मुख्य संगठन क्या है। देखो, मैंने क्लास में ही बताया, मैं अब भी बता रहा हूं मैं आपको, कि जब पेट्रोल में जब ड्रिल किया जाता है, कि समुद्र के अंदर ड्रिल किया जाता है, तो सबसे ऊपरी परत पर जो होती है, सबसे ऊपरी परत पर जो होती है, वहां पे होती है नेचुरल गैस। उस नेचुरल गैस को, यानी कि नेचुरल की स्पेलिंग होती है एन से, गैस की होती है जी से, उसको जब हम कंप्रेस करके दबाकर दबाकर एक सिलेंडर में भर लेते हैं, तो वो जो गैस प्राप्त होती है उस गैस को बोलते हैं सीएनजी। यानी कि सी का मतलब होता है कंप्रेस, और नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक, गैस का मतलब होता है गैस, यानी कि प्राकृतिक गैस होती है, लेकिन संपीड़ित कर दिया, कंप्रेस कर दिया, तो फुल फॉर्म हो गई सीएनजी। सीएनजी की फुल फॉर्म है कंप्रेस नेचुरल गैस, और हिंदी में बोलते हैं इसको संपीड़ित प्राकृतिक गैस बोलते हैं। तो उसके अंदर जो होता है, होती है उसके अंदर मैथेन, लेकिन ड्रिल करने के बाद थोड़ा सा वो नीचे ले जाते हैं, तो थोड़ा सा वो नीचे जाने पर जो प्राप्त होती है वो हमें प्राप्त होती है पेट्रोलियम गैस। उस पेट्रोलियम गैस को बोलते हैं पीजी बोलते हैं। पेट्रोलियम माने पी और जी माने होता है गैस। उसके बाद उस गैस को जो है हम उसको दबाते हैं, इतना दबाते हैं, उस गैस सिलेंडर में भरते हैं कि वो लिक्विड में बदल जाए वो। क्योंकि किसी भी गैस के मोलिक्यूल को जब दबाते हैं तो वो लिक्विड में चेंज होती है। कोई भी गैस जो होती है, जब ज्यादा दबाएंगे, पास पास में उसके मोलिक्यूल, कण या उसके एटम पास में आ जाएंगे, तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। इसी को बोलते हैं क्या, उस पीजी को लिक्विड फॉर्म में बदल दिया, यानी कि लिक्विड की स्पेलिंग होती है एल से स्टार्ट, इसलिए क्या बोलते हैं एलपीजी। तो बच्चों, एलपीजी को, क्योंकि लिक्विड माने होता है द्रवित, और पेट्रोलियम माने पेट्रोल गैस है ना, पेट्रोलियम, इसे बोलते हैं एलपीजी। इसके अंदर जो मुख्य गैस होती है वो होती है ब्यूटेन। इससे पहले जो सीएनजी बताया था उसके अंदर होती है मेथेन गैस। क्योंकि यहां पर वो पूछ रहा है द्रवित पेट्रोलियम गैस के बारे में, एलपीजी के बारे में पूछा, तो एलपीजी के अंदर जो मुख्य गैस होती है, जो जलने में सहायक होती है, वो उसे बोलते हैं ब्यूटेन, ये है ना। जबकि सीएनजी के अंदर गैस जो होती है उसे बोलते हैं कि हम मेथेन बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम मेथेन बोलते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन जो है, ध्यान रखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ऊर्जा के निर्माण के कारण विस्थापन की समस्या उत्पन्न होती है। देखिए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि हमें ऊर्जा बनानी है। अब जब आप ऊर्जा बनाओगे,
अब सौर ऊर्जा है, सूर्य से जो प्रकाश आ रही है, क्या उससे आपको कोई परेशानी है? आप क्या जहां पे आप रह रहे हो वहां से उठ के जाओगे? नहीं जाओगे। पवन ऊर्जा है, पवन ऊर्जा में क्योंकि इसमें बड़े बड़े चक्की चलती हैं, बड़े बड़े पंखे चलते हैं, उससे भी आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाओगे। अब ये है लास्ट में डी है भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय का मतलब यहां जियोथर्मल एनर्जी बोलते हैं इसको हम। तो जियोथर्मल एनर्जी का मतलब कि जमीन के नीचे जो गर्म पानी होता है, उस गर्म पानी से भी भाप बनती है, उस भाप को प्रेशर के द्वारा पंखे चलाए जाते हैं, उस पंखे से जो है टरबाइन चलाया जाता है, टरबाइन से बनती है एनर्जी। तो इससे भी कोई समस्या नहीं होती। लेकिन पन बिजली ऊर्जा, देखिए पन बिजली का, उसको पवन बिजली मत समझ लीजिएगा। इसका मतलब होता है, पन बिजली का मतलब होता है आपका जो पानी इकट्ठा करके जो बिजली बना जाती है। पानी इकट्ठा करते हैं तो क्या बनते हैं? बड़े बड़े बांध बनाने पड़ते हैं। अब बच्चों आप ही बताइए, कहीं आप बांध बनाओगे तो वहां के लोग बाग जो है वहां से विस्थापित करने पड़ेंगे नहीं पड़ेंगे? है ना। जैसे कि अल्मोड़ा, जैसे कि कहा हुआ है, जो उत्तरकाशी में हुआ है। उत्तरकाशी में जब टिहरी डैम बना था तो सुंदरलाल बहुगुणा जो थे उन्होंने यही तो कहा था कि भाई यहाँ के जो लोग बाग हैं ये कहाँ जाएंगे, तो वहां से विस्थापित करना पड़ा। सरकार ने डैम बनाया तो वहां के लोगों को वहां से हटाकर दूसरी जगह विस्थापित करना पड़ा। तो यानी कि पन बिजली ऊर्जा से जो है लोगों को विस्थापन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। मैं फिर बता रहा हूं, पन बिजली सुनने में ऐसा लगता है पवन बिजली, लेकिन ये पवन बिजली मत समझ लेना। ये पानी से जो ऊर्जा बनती है, पानी से ऊर्जा बनाने के लिए आपको बांध बनानी पड़ेगा, जिससे समस्या आ जाती है किस चीज की? विस्थापन की। लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक विस्थापित करना ही पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, जैविक अवशेषों एवं रसोई के अपशिष्ट। अपशिष्ट पदार्थ किसे बोलते हैं? अपशिष्ट बोलते हैं जो बेकार के, सड़े गले बेकार के पदार्थ होते हैं, उसे बोलते हैं। उसके अपघटन, अपघटन का मतलब होता है सड़ना। तो जितने भी बेकार के पदार्थ होते हैं उसे बोलते हैं अपशिष्ट पदार्थ। के सड़ने से कौन सी ऊर्जा का निर्माण होता है? तो देखिए पुराने जमाने में गांव में अभी भी है, हालांकि सरकार इसको ज्यादा प्रोत्साहित नहीं कर रही है, बायोगैस। बायो का गैस का मतलब इसके अंदर गोबर है, मल मूत्र है, जो भी है सड़ा गला है, चीजें हैं, खाने की जो चीजें बचती हैं वो सब इसको डाल देते हैं और उसको ढक्कन से बंद कर देते हैं। इसके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं, इसके ध्यान रखा जाए, जब एक बहुत गड्ढे में डाल देते हैं तो बस उस गड्ढे को हवा नहीं पहुंचनी चाहिए, यानी कि वायु उपस्थित नहीं होनी चाहिए, यानी कि वायु अनुपस्थित होनी चाहिए। वायु का प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, वायु इसके अंदर इनप्रेजेंट होनी चाहिए। जब वायु उसके अंदर नहीं जाएगी तो उसके अंदर जो बैक्टीरिया जो होते हैं वो बैक्टीरिया क्या होते हैं? वो फर्मेंटेशन होते हैं, यानी कि सड़ते हैं, और उनके सड़ने के कारण से जो गैस निकलती है वो होती है मेथेन गैस। उस मेथेन गैस को उपयोग किया जाता है कहां? घरों में गैस के रूप में यूज किया जाता है, खाना बनाने, पानी गर्म करने, अन्य के लिए यूज किया जाता है। तो ध्यान रखें, जो अवशेषों से या रसोई के जो अवशिष्ट, यानी कि रोटियां बोटियां बच गई, सड़ा गला अनाज बच गया, उससे जो गैस बनाई जाती है गांव के अंदर, वो होती है कौन सी? बायोगैस। लेकिन बायोगैस की एक समस्या है, आगे चलकर क्वेश्चन भी आएगा। आंसर तो इसका बायोगैस हो गया, लेकिन यह है कि बायोगैस से समस्या उत्पन्न हो जाती है कि इससे एक गैस निकलती है जिसका नाम है मेथेन, इसका मुख्य अवयव है। उस मेथेन से समस्या ये आ जाती है कि वो पर्यावरण के लिए हानिकारक होती है। और मेथेन जो है, जैसे कि मेथेन जो है वो है ग्रीन हाउस गैस है, जिससे कि पर्यावरण आपका गर्म हो जाता है। इसके बारे में मैंने क्लास में काफी हद तक बताया है मैंने, और बात करेंगे, लेकिन फिलहाल मेथेन गैस बायोगैस से निकलती है, पर्यावरण के लिए हानिकारक होती है, जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिसको यानी कि हिंदी में बोलते हैं हरित गृह प्रभाव, जिसके कारण से पर्यावरण गर्म हो जाता है, ग्लेशियर गर्म हो जाते हैं, पिघल जाते हैं, नदियों का स्तर बढ़ जाता है, समुद्र का स्तर बढ़ जाता है, समुद्र के आसपास के चारों ओर के जो क्षेत्र होते हैं वो डूबने लगते हैं। फिलहाल इसका आंसर क्या है? बायोगैस है। मुख्य अवयव क्या होता है इसका? मेथेन। ध्यान रखें, सीएनजी बताया था उसका भी मुख्य अवयव क्या था? मेथेन। जबकि एलपीजी जो बताया था उसके मुख्य अवयव क्या था? उसका था ब्यूटेन। ओके, आगे चलते हैं। अभी 10 क्वेश्चन कराएंगे बच्चों आराम आराम से, क्योंकि समझाना पड़ रहा है काफी, ऐसे बता क्लास लंबी हो जाएगी। अब है नाभिक। देखिए मतलब यह है कि क्वेश्चन एक, लेकिन उसके डायमेंशन कई है, सारी बातें बता रहे हैं उसके बारे में, है ना, आगे पीछे जैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उससे। अगला क्वेश्चन यह, नाभिकीय ऊर्जा के निर्माण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग होता है? बच्चों न्यूक्लियर एनर्जी होती है। देखिए आपको पानी गर्म करना है, उससे भाप बनती है, भाप से एक पंखा चलता है प्रेशर से, उस पंखे से टरबाइन चलता है, टरबाइन से एनर्जी बनती है। मतलब पानी गर्म करना है, पानी गर्म आप कोयले से भी कर सकते हैं, पानी गर्म कोयले से, कोयला तो खत्म हो जाएगा, तो इसलिए अब हमारे पास क्या है? एक चीज है, यूरेनियम है। हालांकि भारत में यूरेनियम की बहुत कमी है, हमें ऑस्ट्रेलिया से, फ्रांस से और कहां से मंगाना पड़ता है, बहुत महंगा होता है। ये यूरेनियम इतना होता है कि 1 किलो यूरेनियम कम से कम आपका 10 दिन तक चलेगा। 1 किलो यूरेनियम जला दिया तो 10 दिन तक ये जलते रहेगा, खत्म नहीं होगा। 1 किलो जो आपके हाथ में आ जाएगा यूरेनियम। तो यूरेनियम से जो है क्या होता है, इस यूरेनियम को जो जलाया जाता है, जलाने से जो है बड़े बड़े पानी के जो बर्तन होते हैं, बड़े बड़े पानी के टैंक जो होते हैं वो गर्म होते हैं, उससे भाप बनती है, भाप से प्रेशर बनता है, प्रेशर से टरबाइन चलते हैं, टरबाइन से
डायनेमो बनते हैं, डायनेमो के चलते हैं, डायनेमो का जहां इलेक्ट्रिसिटी बनती है। लेकिन ध्यान रखिए यूरेनियम जो है हमारे पास कम कम है, यूरेनियम बाहर से मंगाते हैं। लेकिन अगर थोरियम की बात की जाए, थोरियम से भी अभी प्रोसेस शुरू नहीं हुआ है, लेकिन हाँ संभावना यह है कि आगे चल के जो है थोरियम से भी क्या, ये थेरियम लिखा है बच्चों, थोरियम है, थोरियम से भी जो है क्या पानी गर्म करा जा सकता है। अगर थोरियम की बात करी जाए तो भारत में सबसे ज्यादा थोरियम है, सबसे ज्यादा है। लेकिन थोरियम को इस लायक बनाना, इस प्रकार से शुद्ध करना कि वो जल जाए, अभी कोई भी देश ध्यान नहीं दे रहा है। क्यों ध्यान नहीं दे रहा है? कोई नहीं चाहता इस बात को कि भाई भारत के अंदर थोरियम इस लायक हो जाए, और इस पर रिसर्च चल रहा है। लेकिन जिस दिन थोरियम इस लायक हो गया, हालांकि है ये पक्की बात है कि थोरियम से ही यूरेनियम बनता है, फिर यूरेनियम यूज होता है जलने में। लेकिन हाँ आने वाले समय में जिस दिन अगर ये रिसर्च कामयाब हो गया, थोरियम से यूरेनियम बनाना सीख गए, तो उस दिन जो है भारत में कम से कम 80% थोरियम है पूरी दुनिया का। तो हमारे पास ऊर्जा की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन इसमें अभी वक्त लगेगा, समय लगेगा। फिलहाल यूरेनियम और थोरियम, ध्यान रखें यूरेनियम और थोरियम दोनों से ही एनर्जी बनाई जा सकती है, समझिए। और इस जो ऊर्जा बनती है उसे बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर बोलते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर से जो ऊर्जा बनती है उसे बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं। तो यानी यूरेनियम और थोरियम, इसका आंसर क्या है बच्चों? दोनों इसका आंसर है, ठीक है, ध्यान रखें दोनों है इसका, ये भी और ये भी है। आगे चलते हैं बच्चों इसका अगला क्वेश्चन है आपका 6 जेड्रोफा के बीजों से क्या प्राप्त होता है? देखिए मैं आपको बताऊं, एक ना एक दिन डीजल खत्म हो जाएगा, पेट्रोल खत्म हो जाएगा। अब समस्या आएगी ऊर्जा की। अब डीजल खत्म हो गया, पेट्रोल खत्म हो गया, तो भैया हमें चाहिए एनर्जी, हमें ऊर्जा, क्योंकि आज देश वही विकास कर सकता है जिसके पास ऊर्जा है। लेकिन जब खत्म हो जाएगा तो बड़ी समस्या आएगी। इसलिए भारत सरकार ने एक खेती करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करा। उस खेती का जो नाम है, उसका नाम है जेड्रोफा है। जेड्रोफा के बीज से एक पेड़ बनता है। ध्यान रखें जेड्रोफा को कभी कभी एग्जाम में हिंदी में नाम दिया है जिसका नाम है रतन जोत। जेड्रोफा को हिंदी में रतन जोत बोलते हैं। अब इसके जो है पत्तों से, जो है इसके पत्तों से क्या प्राप्त होता है? इसके पत्तों से, बीजों से प्राप्त होता है डीजल। वो डीजल है हमारा कौन सा? बायोडीजल होता है, बायोडीजल। ये इससे जो पेट्रोल निकलता है वो गाड़ियों में या बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जो बड़े बड़े इंजन होते हैं उनको चलाने के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन इससे भी एक समस्या आ गई बच्चों, जब सरकार ने हाँ एक बात तो बता दूं कि इसके लिए आंध्र प्रदेश में एक मशीन भी लगाई गई है जिसका नाम है काकीनाडा। ठीक है, इसका नाम है काकीनाडा। वहां मशीन लगाई गई है, वहां से पेट्रोल, पत्तों से, बीजों से पेट्रोल निकाला जाता है। अब समस्या से एक बात यह भी होने लगी थी, भारत सरकार इसको अब ज्यादा प्रोत्साहित नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि लोग बाग किसान जो है बायोडीजल की खेती करने लगे थे, जिसके कारण से जो खाद्यान्न संकट है, यानी कि चावल है, गेहूं है, मोटे अनाज है, उनकी उपज कम होने लगी थी। तो एक समस्या हल हो रही थी, दूसरी समस्या क्रिएट हो रही थी। तो सरकार अब बायोडीजल को कम प्रोत्साहन कर रही है, शुरू में बहुत कराता है। फिलहाल जेड्रोफा से जो ईंधन बनता है उस ईंधन को बोलते हैं बायोडीजल। और जेड्रोफा का दूसरा हिंदी में नाम क्या है? इसका रतन जोत नाम है इसका। ओके बच्चों, आगे चलते हैं। आगे है निम्नलिखित में से किस ऊर्जा के निर्माण के कारण हरित गृह प्रभाव हो रहा है? देखिए हरित गृह प्रभाव का मतलब होता है इससे होता है ग्लोबल वार्मिंग। तीन प्रकार की गैस आप याद रखेंगे जो कि पर्यावरण को गर्म करने के लिए, जिससे पर्यावरण हमारा गर्म हो रहा है। एक होता है CH4 जिसे बोलते हैं मेथेन, एक होती है CO2 जिसे बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और तीसरी है हमारी गर्म भाप, यानी कि जो जल का रूप होता है H2O। लेकिन गर्म है H2O, गर्म है जल, तो इसलिए बोलेंगे इसको क्या? जल वाष्प बोलेंगे हम। क्या बोलेंगे इसको हम? जल वाष्प। तो इसमें नहीं है फिलहाल, तो इसमें क्वेश्चन बता रहा हूं मैं अभी कि हरित गृह प्रभाव, हरित गृह गैस कौन कौन सी होती है? एक जल वाष्प होती है, CO2 होती है, और मेथेन होती है। मेथेन का फार्मूला होता है CH4। लेकिन यहां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से किस ऊर्जा के निर्माण के कारण हरित गृह प्रभावित हो रहा है? देखिए ज्वारीय एनर्जी से कोई हरित गृह गैस नहीं निकलती। ज्वारी का मतलब ये होता है कि समुद्र से लहरें आती है और लहरें अपने साथ हवाएं लाती है, वो हवाएं जो है पंखों को चलाती हैं, और पंखे चलने से टरबाइन चलते हैं। इससे कोई मतलब नहीं है। भूतापीय को जियोथर्मल बोलते हैं। जमीन से गर्म जो पानी निकलता है, उसे भाप निकलती है, उसे एनर्जी बनाती है। इससे भी जो है हरित गृह प्रभाव नहीं हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग नहीं हो रही है। पवन से भी जो है ग्लोबल वार्मिंग नहीं हो रही है। क्यों? पवन चल रही है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। जब हवा चलती है तो पंखे चलते हैं, और पंखे चलने पर टरबाइन चलते हैं, उससे बेल्ट लगी होती है और ऊर्जा बनती है हमारी, है ना, डायनेमो से। लेकिन बायोगैस याद करें, मैंने अभी बताया था बायोगैस को जलाने पर एक गैस निकलती है जिसका नाम है मेथेन, CH4। इसीलिए ये मेथेन जो होती है पर्यावरण के लिए हानिकारक है। ये आसमान में जाती है, आसमान में जाने के बाद वापस ही लौट के आ जाती है। और बड़े बड़े जो आपके बर्फ के पहाड़ है, जो ग्लेशियर बोलते हैं, वहां ये गर्म CO4 टकराती है, जिससे कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं, नदियों का स्तर बढ़ रहा है, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, पर्यावरण पर हानि हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पृथ्वी गर्म हो रही है। तो बायोगैस के कारण से हरित गृह प्रभाव हो रहा है। और बायोगैस के अंदर भी कौन सी गैस होती है बच्चों? कौन सी? मेथेन होती है, इसका नाम है क्या? CH4। आगे चलते हैं, 3 क्वेश्चन कराते हैं।
निम्नलिखित में से किस ऊर्जा के निर्माण के कारण अत्यंत हानिकारक किरणें निकलती हैं? देखिए अब ये अत्यंत हानिकारक किरणें निकलती है जिससे अनुवांशिक विषमता है। अनुवांशिक विषमता का मतलब यह है कि यदि किसी को अगर ये बीमारी हो गई है तो उसके आने वाले बच्चों में भी वो बीमारी होती है, अपंगता ज्यादातर है, ठीक है, या कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं। अब ऐसी कौन सी ऊर्जा है जिससे ये होता है? देखिए बच्चों, भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय जियोथर्मल, पृथ्वी के अंदर गर्म पानी से बनाई जाती है, भाप से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सौर, अगर सूरज से रोशनी आ रही है उससे आपके क्या चल रहे हैं, जैसे सोलर सेल चल रहे हैं, उससे भी कोई पर्यावरण को हानि नहीं हो रही है। यह प्राकृतिक गैस पर रहते हैं बच्चों, प्राकृतिक नेचुरल गैस, ये भी कहां, जमीन के नीचे पाई जाती है नेचुरल गैस, ठीक है, इससे भी कोई समस्या नहीं है। लेकिन नाभिकीय, असल में नाभिकीय ऊर्जा से, नाभिकीय ऊर्जा बनाते वक्त दो चीजें यूज होती है, एक होता है यूरेनियम, एक होता है थोरियम। ये दोनों चीजें जो होती हैं इनसे रेडियो एक्टिव किरणें निकलती है, एक का नाम है अल्फा, एक का नाम है बीटा, तीसरी का नाम है गामा। ये अल्फा बीटा गामा किरणें जो होती हैं ये इंसान के शरीर पर जो है विपरीत प्रभाव डालती हैं, और खुद तो डालेंगे, आने वाली पीढ़ियों में भी ये बीमारी चली जाती है, अनुवांशिक बीमारी हो जाती है। जैसे कि यूक्रेन के अंदर चेर्नोबिल एक दुर्घटना हुई थी, बहुत, ये एग्जाम में आपके आ चुका है, चेर्नोबिल जगह का नाम है, वहां भी घटना हुई थी, वहां भी आज भी लोग बाग जो है वो गलत तरीके से मतलब उनका जो शारीरिक विकलांगता आ गई है। जापान के अंदर हिरोशिमा नागासाकी के अंदर भी ये नाभिकीय बम फेंका गया था जिससे अल्फा बीटा गामा किरणें निकली थी, वहां भी आज अपंगता या फिर विकलांगता जैसी समस्या उत्पन्न हो रही है। हमारे झारखंड के अंदर भी एक जगह है, जादूगोड़ा है, झारखंड के जादूगोड़ा, वहां भी आसपास, वहां पे क्या है, वहां पे यूरेनियम पाया जाता है, एकमात्र जगह सबसे ज्यादा यूरेनियम वहीं पाया जाता है भारत के अंदर, वरना हम तो बाहर से मंगाते हैं हम यूरेनियम। तो वहां जादूगोड़ा के आसपास में जो झारखंड के अंदर जगह है जादूगोड़ा, आसपास के पास में जो गांव है, बेचारों उनको भी जो है समस्या आ रही है, वो भी विकलांगता के शिकार हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या, नाभिकीय ऊर्जा। इसका आंसर क्या बच्चों, नाभिकीय ऊर्जा से हानि हो रही है, अनुवांशिक विषमता, कैंसर जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। अगला चलते हैं बच्चों, अगला है कौन सी ऊर्जा पृथ्वी के अंदर से निकलने वाले गर्म जल के झरनों से प्राप्त होती है? तो कितना आसान है। अब देखिए पन बिजली है, ये होती है पानी की बिजली, तो बाढ़ बनती है, इससे बाढ़ होते हैं। बाढ़ से क्या आपके गर्म जल निकलता है, यानी कि उससे जो बांध होते हैं, बांध से क्या गर्म जल निकलता है? नहीं निकलता। ज्वारीय ऊर्जा, जिसे ज्वार भाटा बोलते हैं, तो ज्वारीय, जब पानी जो है पृथ्वी यानी कि स्थल की ओर आता है, ज्वार बोलते हैं, उससे भी गर्म जल नहीं निकलता है, ठीक है। लेकिन भूतापीय जियोथर्मल, नाम ही दिया गया जियोथर्मल, यानी कि पृथ्वी हमारी गर्म है अंदर से, तो कहीं कहीं पृथ्वी में, कई जगह जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश में कई जगह ऐसा है पृथ्वी के अंदर गर्म जल है, उस गर्म जल के अंदर भाप को बाहर निकालते हैं, उसको एक प्रेशर में बना के बाद, प्रेशर में डालने के बाद, उसको प्रेशर से जब प्रभावित करते हैं तो चलता है आपका टरबाइन चलते हैं। तो ध्यान देखिए कौन सी ऊर्जा पृथ्वी के अंदर से निकलने वाले गर्म जल के झरनों से प्राप्त होती है? तो भूतापीय ऊर्जा से क्या हो गया बच्चों, इसका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेक्चर लंबा हो जाएगा क्योंकि समझाने में समय लग रहा है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति रोज गोबर के उपयोग को खाना बनाने के लिए, कोई व्यक्ति है रोज खाना बना रहा है, गोबर के उपयोग यूज कर रहा है, ठीक है, ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, तो उसे क्या होने की संभावना है? सीटेट में क्वेश्चन आ चुका है ये। तो देखिए एलर्जी होगा, कैंसर होगा, या तेज खांसी होगी, या मलेरिया होगा। देखिए एलर्जी इसमें यहां पर नहीं होगी, मलेरिया मच्छरों को काटने से होता है, तेज खांसी इसके अन्य कारण होते हैं, लेकिन कैंसर होने के इसमें क्या है, इसके अंदर ज्यादा चांस। अच्छा बच्चों गलती हो गई, कैंसर नहीं, तेज खांसी ज्यादा होगी इसके अंदर। एलर्जी उसको नहीं होगी, कैंसर होने के चांस कम है, मलेरिया तो मच्छरों से, लेकिन तेज खांसी होगी। क्यों? ध्यान रखें, तेज खांसी इसलिए होगी क्योंकि धुआं जो है वो गले में जम जाएगा, और गले में जमने के कारण से गले की जो नली होती है जिसे ट्रैकिया बोलते हैं, वो क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, और जब वो छोटी हो जाएगी सांस लेने में परेशानी हो जाएगी, और हमारा डायफ्राम है यानी कि फेफड़े जो है वो अचानक ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए एकदम खांसी आती है। तो ध्यान रखिए कि ईंधन का उपयोग, खास गोबर का उपयोग ज्यादा करने वालों को क्या होती है, तेज खांसी जैसी समस्याएं उत्पन्न उनको हो जाती हैं, ठीक है। बस, तो इसका आंसर क्या है, तेज खांसी। इसका आंसर क्या है, इसका तेज खांसी इसका आंसर बच्चों, ध्यान रखेंगे इसका, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आगे चल के जो है और भी जो है और कराएंगे, और हर एक क्वेश्चन को हम समझाएंगे। क्लास में भी आइए आप, क्लास में जो है जो ये चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है क्लास के अंदर, और इसके जो जिन बच्चों को टेस्ट दिया है वो यहाँ से मिलान कर लें अपना कि कौन कौन से उनके क्वेश्चन ठीक है, कौन से गलत है। कोई समस्या हो क्लास में पूछेगा, ठीक है बच्चों। नमस्कार बच्चों, जय हिंद।